हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज की क्लास में। आज की क्लास रहेगी प्रेसिडेंट के टॉपिक पे। पार्ट 1 इसका पहले अपलोड हो चुका है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, जो कि पार्ट 2 रहेगा। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल, जुडिशियल एंड लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। कुछ PYQ भी डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। ये वीडियो बेनिफिट रहने वाली है BA एंड BEd के स्टूडेंट्स के लिए, जो नॉर्मल BA करते हैं उनके लिए भी, और बहुत ही ज़्यादा ये बेनिफिशियल रहने वाली है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं आपके, उनके लिए भी ये वीडियो यूज़फुल रहने वाली है, जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में प्रेसिडेंट का टॉपिक है, क्योंकि इस वीडियो में पूरा जो प्रेसिडेंट का टॉपिक है बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी, तो अंत तक बने रहें। शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है प्रेसिडेंट। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव यानी कि लॉ मेकिंग पावर के बारे में। प्रेसिडेंट क्या है? इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। अंडर विच आर्टिकल? अंडर आर्टिकल 79। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत है? 79 के अंतर्गत। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही क्या है? अहम अंग है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, कौन से आर्टिकल में बताया गया है? 79 में 3 ऑर्गन्स बताए गए हैं। इन विच आर्टिकल? आर्टिकल 79। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट आर द 3 ऑर्गन्स ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, लॉ मेकिंग पावर्स है किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। क्या इतनी चीज़ें क्लियर हैं? आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि आर्टिकल 79 में क्या है। आर्टिकल 79 में बताया गया है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर क्या बनती है? संसद बनती है। और राष्ट्रपति का एक इम्पॉर्टेंट रोल है किस में? संसद में। और ये रोल क्या बताता है? ये रोल ही बताता है आर्टिकल 79 को। ठीक है, क्लियर है चीज़ें। नाउ अब डिस्कस करते हैं आर्टिकल 80 को। आर्टिकल 80 में क्या बताया गया? राष्ट्रपति की नॉमिनेशंस पावर के बारे में। नॉमिनेशंस का मतलब है राष्ट्रपति के पास शक्ति है नॉमिनेट करने की 12 सदस्यों को। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या कर सकता है? नॉमिनेट कर सकता है। किस में नॉमिनेट करेगा वो? राज्यसभा में। राज्यसभा में नॉमिनेट कर सकता है 12 सदस्यों को। और जो ये 12 सदस्य होंगे, ये 12 सदस्य कौन कौन से एरिया से होंगे? अलग अलग फील्ड से होंगे, अलग अलग एरिया से, जैसे लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस की फील्ड से इन सदस्यों को नॉमिनेट किया जाएगा। क्या इतनी चीज़ें क्लियर हैं? यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है 3 अप्रैल 1952। ये क्या है? ये 3 अप्रैल 1952 है। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ राज्यसभा किया गया था, राज्यसभा का गठन किया गया था 3 अप्रैल 1952 को। इसकी प्रथम बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को हुई थी। जो प्रथम बैठक हुई थी कब हुई थी? 13 मई 1952 को प्रथम बैठक हुई थी। क्या इतनी चीज़ें क्लियर है आप सभी को? ठीक है, 13 मई 1952 को इसकी क्या हुई थी? प्रथम बैठक। इसमें अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 250। एट प्रेजेंट कितने हैं? 245 सदस्य एट प्रेजेंट हैं। क्या इतनी चीज़ें क्लियर है? नाउ आर्टिकल 85 में क्या बता रखा है? आर्टिकल 85 में भी क्या बता रखी है? लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 85 में क्या बताया गया? लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया। लेजिस्लेटिव पावर्स क्या है प्रेसिडेंट की? देखो, लेजिस्लेटिव पावर्स यानी कि लॉ मेकिंग पावर्स। अब देखो, राष्ट्रपति के पास क्या पावर है? वो संसद के जो सत्र हैं उनको समन कर सकता है, प्रोरोग कर सकता है, डिसोल्यूशन कर सकता है। ठीक है, अब संसद का जो ये सत्र है, मतलब सत्रावसान कर सकता है, उसका विघटन कर सकते हैं, या सत्र को बुला सकता है। सम्मन करना इट मीन्स सत्र को बुलाना, प्रोरोग करना इट मीन्स सत्रावसान करना, डिसोल्यूशन मतलब विघटन करना। तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। सम्मन मतलब पार्लियामेंट को बुलाना, किसी भी मीटिंग के लिए उसको संसद के सदनों को बुलाना। सत्रावसान मतलब सेशन का एंड करना। सत्रावसान मतलब किसी भी सेशन का एंड करना। डिसॉल्व यानी कि भंग करना। लोकसभा को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। लोकसभा को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है, डिसॉल्व। कौन सी कंडीशन में लोकसभा को डिसॉल्व किया जाएगा? कौन सी कंडीशन में डिसॉल्व किया जाता है लोकसभा को? देखो, जब या तो जो मेजॉरिटी में पार्टी है उसकी पार्टी मेजॉरिटी खो दे, ठीक है, तो लोकसभा को क्या किया जाएगा? डिसॉल्व। अंडर विच आर्टिकल? आर्टिकल 85। सत्रावसान यानी कि सत्रावसान क्या है? राष्ट्रपति क्या कर सकता है? संसद का सत्र सत्रावसान कर सकता है। ठीक है, सामान्यतः कब होता है? अनिश्चित काल के लिए स्थगित होना
क्या कहलाएगा, सत्रावसान कहलाएगा। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति जो संसद का सत्र है वो क्या कर सकते हैं, अनिश्चितकालीन करने के लिए स्थगित होने के पश्चात किया जाता है। मतलब संसद जब स्थगित, मतलब जो पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है अगर वो ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद नेक्स्ट पार्लियामेंट का सेशन कब लगेगा, वो होता है सत्रावसान। तो ये अनिश्चितकालीन के लिए क्या किया जा सकता है, स्थगित किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है चीज़ें। अब ये क्या हो गया, आर्टिकल 85 में 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, सम्मन, प्रोरोग और डिसोल्यूशन। तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। संसद के कितने सत्र होते हैं, संसद के 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मॉनसून सत्र और शीतकालीन सत्र। इट मीन्स बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन। दीज आर द 3 सेशंस ऑफ दी पार्लियामेंट। ये भी किस में मेंशन है, ये भी मेंशन है आर्टिकल 85 में। क्लियर है चीज़ें। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आर्टिकल 86, राइट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस। आर्टिकल 86 में क्या किया गया है या क्या कहा गया है, संसद में अभिभाषण करने का और संसद के सदनों को कोई संदेश भेजना चाहता है अगर राष्ट्रपति, तो उसका अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को है। ठीक है, राष्ट्रपति के अभिभाषण एवं संदेश भेजने का अधिकार ये किस में है, आर्टिकल 86 में है। क्लियर है। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, जो राष्ट्रपति भाषण देता है, जो राष्ट्रपति संसद में भाषण देता है, उनके भाषण कौन तैयार करता है। जो राष्ट्रपति संसद में अभिभाषण देता है अपने, उनके जो ये अभिभाषण है किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं। क्लियर है चीज़ें। आर्टिकल 86 में आई होप आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी सदन में संदेश भेजने का अधिकार है और राज्यसभा और लोकसभा या दोनों सदनों को संबोधित भी कर सकता है। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 86 में। क्लियर है चीज़ें, आर्टिकल 86 में बताया गया है। आर्टिकल 87 में क्या बताया गया है, स्पेशल एड्रेस। कुछ स्पेशल कंडीशन में जो राष्ट्रपति है संसद के दोनों सदनों को क्या कर सकता है, एड्रेस कर सकता है। ठीक है, कुछ स्पेशल सेशंस में द प्रेसिडेंट गिव्स स्पेशल एड्रेस एट द बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर जनरल इलेक्शन। एट द बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट सेशन मतलब प्रत्येक आम चुनाव के बाद संसद पहले सत्र में, मतलब जैसे पार्टी ने चुनाव जीत लिया और मेजॉरिटी पार्टी रूलिंग में आ गई, अब उनका काम स्टार्ट होने से पहले जो फर्स्ट डे होएगा पार्लियामेंट का, उसमें संबोधित किसके द्वारा किया जाएगा, आम चुनाव के बाद जो पहला सत्र होगा उसके पहले दिन कौन संबोधित करेगा पार्लियामेंट को, राष्ट्रपति। क्लियर है चीज़। और हर वर्ष का जो फर्स्ट सेशन होएगा उसमें भी राष्ट्रपति उसको संबोधित करेगा। क्लियर है चीज़ें। विशेष अभिभाषण, स्पेशल एड्रेस देता है जिसमें सरकार की नीतियां और कार्यक्रम बताए जाते हैं। क्लियर है चीज़ें। मतलब जॉइंट असेंबलीज कर सकता है राष्ट्रपति, दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक बुला सकता है। 87 में बताया गया है कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जिसमें वो बैठक बुलाता है, जैसे आम चुनाव के बाद होने वाली पहली बैठक अभी बताया मैंने, बजट सत्र के प्रारंभ में, बजट का सत्र प्रारंभ हो रहा है उसके भी प्रारंभ में राष्ट्रपति बुला सकता है, राष्ट्रपति संबोधित करेगा। या फिर कोई फॉरेनर आ रहा है, कोई विदेशी मेहमान आ रहा है किसी भी देश का, तो भी क्या कर सकते हैं, दोनों मतलब राज्यसभा लोकसभा की में स्पेशल एड्रेस कौन दे सकता है, राष्ट्रपति दे सकता है। तो स्पेशल एड्रेस मतलब विशेष अभिभाषण किसके द्वारा दिया जाता है ये राष्ट्रपति के द्वारा। अंडर विच आर्टिकल, आर्टिकल 87 में। क्लियर है चीज़ें। अब पढ़ लेते हैं आर्टिकल 108। आर्टिकल 108 में क्या है, इसमें बताई गई है जॉइंट सिटिंग। जॉइंट सिटिंग कब होती है, जॉइंट सिटिंग और स्पेशल एड्रेस में दोनों सदन जो जॉइंट होते हैं दोनों में डिफरेंस है, तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। ठीक है, आर्टिकल 108 में क्या बताया गया है, आर्टिकल 108 में बताया गया है, देखो जॉइंट सिटिंग के बारे में, राज्यसभा लोकसभा के दोनों ही सदन क्या कर सकते हैं, जॉइंट सिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, जॉइंट सिटिंग मतलब संयुक्त बैठक। ठीक है, राज्यसभा लोकसभा को संयुक्त बैठक के लिए बुलाया जा सकता है, पर इसके लिए कंडीशन है। इसके लिए क्या कंडीशन है, देखो किसी भी साधारण विधेयक, ऑर्डिनरी बिल पर लोकसभा राज्यसभा में अगर मतभेद हो जाए, ठीक है, तो अंडर 108 के तहत क्या किया जा सकता है, जॉइंट सिटिंग को बुलाया जा सकता है। इसमें कंडीशन है, मनी बिल में क्या नहीं बुलाया जाएगा, अगर मनी बिल में कन्फ्लिक्ट हो जाए तो राज्यसभा लोकसभा की जॉइंट सिटिंग को नहीं बुलाया जाएगा। क्लियर है चीज़। अब इस जॉइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करता है, ऑब्वियसली स्पीकर करेगा, लोकसभा का स्पीकर। क्यों करेगा लोकसभा का स्पीकर, ये भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि लोकसभा की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, राज्यसभा से ज़्यादा है। ठीक है, तो लोकसभा का जो स्पीकर है ना, वही जॉइंट सिटिंग की क्या करेगा, अध्यक्षता।
क्लियर है चीज़। जो द जॉइंट सिटिंग इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। इज दिस क्लियर? जो संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी वो कौन से आर्टिकल में बुलाई जाएगी? 108 में बुलाई जाएगी। और जो लोकसभा की अध्यक्षता करेगा, ठीक है, अध्यक्ष वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत करेगा? जो लोकसभा की अध्यक्षता की जाएगी वो अंडर 118 118 क्लॉज 4 ये हमारा आर्टिकल रहेगा। जो ये स्पीकर है, स्पीकर अध्यक्षता करेगा, ये इस आर्टिकल के अंतर्गत लिखा हुआ है। क्लियर है? संयुक्त अधिवेशन में जो विधेयक है वो साधारण बहुमत से ही पारित होगा, मतलब सिंपल मेजॉरिटी से ही पारित किया जाएगा। क्लियर है चीज़। अच्छा, कंडीशन है यहाँ पे जो धन विधेयक है, यानी कि जो मनी बिल है, और कोई भी संविधान में संशोधन करने का विधेयक है, अमेंडमेंट है, कोई भी बिल, अमेंडमेंट वाला बिल, उस पर कोई भी संयुक्त अधिवेशन या जॉइंट सिटिंग नहीं बुलाई जाएगी। क्लियर है चीज़। अच्छा, फाइनेंशियल बिल पे बुलाई जा सकती है और साधारण ऑर्डिनरी बिल पे। देखो, फाइनेंशियल बिल एंड मनी बिल बोथ आर द डिफरेंट थिंग। क्लियर है? क्लियर है चीज़ें, ठीक है। मनी बिल पे नहीं बुलाई जा सकती, फाइनेंशियल बिल वित्त विधेयक पे बुलाई जा सकती है, संविधान संशोधन विधेयक पे नहीं बुलाया जा सकता, साधारण विधेयक पे बुलाया जा सकता है। तो दीज आर द कंडीशंस ऑफ दी जॉइंट सिटिंग। कुछ ऐसे केसेस हैं जिसपे जॉइंट सिटिंग हुई है और इसके एग्जाम्पल मैंने मेंशन किए हैं क्योंकि ये पूछा जाता है अकॉर्डिंग टू ईयर। 1961 में एक बिल आया था। 1961 में एक बिल कौन सा आया था? डॉरी प्रोहिबिशन बिल। 1959 डॉरी प्रोहिबिशन बिल, दहेज रोकथाम विधेयक। ठीक है, 1961 में आया, कौन सा आया? दहेज रोकथाम डॉरी प्रोहिबिशन बिल। ठीक है, ये बिल तो आया 1959 में, बट पास कब होता है? 1961 में। ठीक है, पारित करने की इसकी तिथि कौन सी है? 1961 है। क्लियर है? इस समय राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो इस बिल पे क्या हुई थी? जॉइंट सिटिंग हुई थी, डेडलॉक हो गया था। इस डेडलॉक को सुलझाने के लिए राज्यसभा लोकसभा में क्या किया गया? संयुक्त बैठक को बुलाया गया। नेक्स्ट, इसके बाद संयुक्त बैठक कब हुई थी? बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक पर। ठीक है, बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल पर, बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल पर हुआ था। ठीक है, 1977 में ये बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक लाया गया और पास कब हुआ? 16 मई 1978 को। कब पास हुआ? 16 मई 1978 को इसको पास किया गया। इतनी चीज़ें क्लियर हैं। ठीक है, अब इस समय अपने राष्ट्रपति कौन थे? नीलिमा संजीवा रेड्डी। और प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। फिर से रिपीट करना चाहूँगी, अकॉर्डिंग टू द ईयर देख लो। इस समय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आपको रिकॉल हो जाएगा। राष्ट्रपति नीलिमा संजीवा रेड्डी और प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। ठीक है, एक और बिल है जिस पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया, आतंकवाद निवारक विधेयक 2002, पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। क्या हो जाएगा? प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, पोटा। क्लियर है चीज़ें? इस पर क्या बुलाया गया? इस पर क्या बुलाया गया? जॉइंट सिटिंग को बुलाया गया, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002। अब ये बिल भी जॉइंट सिटिंग में पास होता है और इनके समय ऑब्वियस सी बात है राष्ट्रपति के आर नारायणन थे और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। क्या इतनी चीज़ें क्लियर हैं? ठीक है, तो 3 बिल थे। 3 बिल कौन कौन से थे? 3 बिल कौन कौन से थे? 1961 में दहेज निषेध विधेयक 1959 में आया, 61 में पास हुआ। बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक 1977 में आया, 1978 में पास हुआ। और पोटा 2000 में आया और 26 मार्च 2002 को ये पास हो जाता है। तो इन बिल्स पर क्या हुई है? संयुक्त अधिवेशन हुआ है। आर्टिकल 111 में क्या है? आर्टिकल 111 में है, 111 याद रखेंगे, असेंट। असेंट किसका? असेंट किसको देना है? असेंट मतलब विधेयकों पर अनुमति। क्लियर है चीज़ें? विधेयकों पर अनुमति, असेंट। ठीक है, विधेयकों पर अनुमति ये किस में है? ये है आर्टिकल 111 में। ठीक है, कोई भी बिल जब राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर के लिए आता है, ठीक है, उसके बाद ही वो क्या बनेगा? इम्प्लीमेंट होगा। तो राष्ट्रपति के पास ना 3 तरह की पावर है। वो या तो क्या कर सकते हैं? असेंट दे सकते हैं, असेंट मतलब अनुमति दे सकते हैं, या अपने पास रख सकते हैं कुछ ऐसे स्पेशल केसेस में, या किसी ऑर्डिनरी बिल को वापस रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। तो ये 3 तरह की जो अनुमति है
असेंट है, ये कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 111 में है, ठीक है। बट मनी बिल को वो अपने पास नहीं रख सकते, ना ही उसको रिटर्न कर सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए। अगर मनी बिल उनके पास आता है तो उनको सिग्नेचर करना पड़ेगा इस पर, इसी को कहेंगे असेंट टू बिल। हम आगे इसको डिटेल में और समझने वाले हैं। तो आर्टिकल 111 में क्या है, जो विधेयकों पर अनुमति है, ये किस में बताया गया है, आर्टिकल 111 में बताया गया है, विधेयकों पर अनुमति के बारे में। क्लियर है। विधेयक कितनी तरह के होते हैं, विधेयक 2 तरह के होते हैं, गवर्नमेंट बिल्स एंड नॉन गवर्नमेंट बिल, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। क्लियर है चीज़ें, ठीक है। तो वीटो पावर भी है प्रेसिडेंट की, पढ़ लेते हैं 111 में वीटो पावर क्या होती है। पहले वीटो पावर के बारे में पढ़ लेते हैं। वीटो पावर इज़ द पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू अप्रूव कर सकते हैं, इसके द्वारा वो किसी भी बिल को रिजेक्ट कर सकते हैं या रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। जो भी बिल किसके द्वारा पास किया जाता है, पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाता है। क्लियर है। इसमें 3 पावर है, अप्रूव, रिजेक्ट और रिटर्न, ठीक है। ये 3 पावर है। अगर पार्लियामेंट ने कोई बिल को कोई बिल पास किया है, मान लो, उसके वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, अब राष्ट्रपति के पास ये पावर्स हैं, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है, 3 टाइप्स ऑफ वीटो है, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो या पॉकेट वीटो। दीज आर द 3 वीटो पावर्स। किसके पास है ये राष्ट्रपति के पास है। क्लियर है चीज़ें। हिंदी में भी यहाँ एक्सप्लेन किया गया है वीटो पावर के बारे में। क्या कर सकते हैं वो, वीटो पावर का यूज़ कर सकते हैं, वह शक्ति है जिसके द्वारा संसद द्वारा पारित किसी भी विधेयक को वो स्वीकृत कर सकते हैं या अस्वीकार कर सकते हैं। और ये वीटो पावर किस में है, ये भी आर्टिकल 111 में है। अब पढ़ लेते हैं वीटो। 3 प्रकार के होते हैं, पूर्ण वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। तो पहले पढ़ते हैं पूर्ण वीटो, यानी कि एब्सोल्यूट वीटो, जिसको हम क्या कहेंगे, प्रेसिडेंट की वीटो पावर, ठीक है। जब किसी भी बिल को रिजेक्ट ही कर दिया जाता है, कंप्लीटली अस्वीकार कर देते हैं, ठीक है, तो उस वीटो को हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट वीटो। उस वीटो को हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट, पूर्ण वीटो, ठीक है। अब ऐसा कौन से केस में होता है, देखो जनरली ऐसा होता है जब कोई बिल हो, प्राइवेट मेंबर्स बिल, जब प्राइवेट मेंबर्स बिल हो, गैर सरकारी विधेयक हो, मतलब ऐसा विधेयक जो मंत्रियों के अलावा अन्य सांसदों द्वारा लाया जाता है, ठीक है, ऐसे विधेयक को क्या कर दिया जाता है, कई बार रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। या फिर जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिज़ाइन कर दें, ठीक है, तो और अगर प्रेसिडेंट के पास कोई बिल है तो प्रेसिडेंट मना कर सकते हैं उस पर क्या देने से, उसको स्वीकृति देने से। क्लियर है चीज़, उसको रिजेक्ट कर सकते हैं कम्प्लीटली, ठीक है। आमतौर पर इसका प्रयोग कब किया जाता है, प्राइवेट मेंबर्स बिल पर किया जाता है, जब सरकार क्या दे चुकी हो, इस्तीफ़ा दे चुकी हो, और नई सरकार मतलब जब बनेगी, ठीक है, और नई सरकार जब बनेगी और उस बिल का जब नई सरकार ने कोई समर्थन न किया हो या फिर नई सरकार उस बिल के पक्ष में ना हो, तब प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, उस बिल को पास होने से मना कर सकता है या अपना एब्सोल्यूट वीटो का यूज़ कर सकता है। कंप्लीटली रिजेक्ट्स द बिल, इट इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट वीटो। सस्पेंसिव वीटो क्या हो सकता है, सस्पेंसिव वीटो का मतलब है रिटर्न एन ऑर्डिनरी बिल फॉर रिकंसिडरेशन। साधारण विधेयक को पुनः विचार के लिए वापस भेजा जाता है, ठीक है। जब साधारण विधेयक को फिर से पुनः विचार करने के लिए वापस भेजा जाता है तो उसे अपने क्या कहेंगे, रिकंसिडरेशन, वापस से रिकंसीडर करना, ठीक है। अगर पार्लियामेंट ने कोई बिल पास किया है, ठीक, तो प्रेसिडेंट को असेंट उस पर देनी पड़ती है, ठीक है। एक बार उसको वापस भेजा जाता है, अगर दोबारा वो उसको पास करके प्रेसिडेंट के पास भेजती है तो दोबारा जब भेजा जाता है ना, तो प्रेसिडेंट को उस पर अपनी कंसेंट देनी होती है, ठीक है। मनी बिल के केस में ऐसा नहीं होगा, इसे कहेंगे सस्पेंसिव वीटो। क्लियर है चीज़। पॉकेट वीटो क्या होगा, पॉकेट वीटो, जब प्रेसिडेंट कोई भी बिल अपनी पॉकेट में रखकर अनिश्चितकालीन समय के लिए भूल जाते हैं कि प्रेसिडेंट के पास कोई बिल आया भी है पास होने के लिए, ठीक है। प्रेसिडेंट क्या करते हैं इस केस में, ना तो उस बिल पर साइन करते हैं, पास करते हैं, ना ही उस बिल को रिजेक्ट करते हैं, ना ही उसे रिटर्न करते हैं, ठीक है। वो बिल उनके पास क्या रहता है, पेंडिंग रहता है काफ़ी समय तक, इनडेफिनेट पीरियड तक, ठीक है। तो इस बिल को क्या कहा जाएगा, पॉकेट वीटो कहा जाएगा। क्लियर है। दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी टाइम लिमिट फॉर द प्रेसिडेंट टू एक्ट ऑन एन ऑर्डिनरी बिल। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ना कोई समय ही नहीं दे रखा इस तरह के पॉकेट वीटो के लिए कि प्रेसिडेंट उनको पास भी करेंगे या नहीं करेंगे। क्लियर है। हमारे भारतीय संविधान में ऐसा
प्रेसिडेंट ने किया है पॉकेट वीटो का यूज़। अब देखो ऐसा कब किया गया पॉकेट वीटो का यूज़, मैंने यहाँ पे बताया है। ज्ञानी जैल सिंह इज़ नोन फॉर यूजिंग पॉकेट वीटो। ज्ञानी जैल सिंह जाने जाते हैं पॉकेट वीटो का यूज़ करने के लिए बाय कीपिंग इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल 1986 पेंडिंग। 1986 का जो बिल था उन्होंने पेंडिंग छोड़ दिया था, उसको पास नहीं होने दिया था। उस पर इन्होंने किसका प्रयोग किया? पॉकेट वीटो का उपयोग किया। क्लियर है चीज़ें? क्लियर है चीज़ें? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, नाउ आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, मतलब अध्यादेश जारी करने की जो पावर है ये किसके पास है? ये प्रेसिडेंट के पास है सेंट्रल लेवल पर, और स्टेट लेवल पर किसके पास है? मैंने गवर्नर की वीडियो डाली है, बहुत सारी पावर्स ना सिमिलर है गवर्नर की और प्रेसिडेंट की। अगर आप उस वीडियो से इसको रिलेट करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखो प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस पावर करने की, पास करने की पावर किस में है? प्रेसिडेंट की जो ऑर्डिनेंसेस पास करने की पावर है वो है 123 में, और गवर्नर की है 213 में। क्लियर है चीज़ें? ऑर्डिनेंसेस मतलब अध्यादेश जारी करने की शक्ति। जब पार्लियामेंट के जो बोथ दी सेशंस हैं, बोथ दी हाउसेज है, सेशन में ना हो, जब संसद के दोनों ही सत्र, जब संसद का कोई सत्र ना चल रहा हो, संसद के दोनों ही सदन सत्र में ना हो और कोई अध्यादेश या ऑर्डिनेंस पास करना ज़रूरी हो जाए, तो इमीडिएटली 123 आर्टिकल का यूज़ करके प्रेसिडेंट क्या पास कर सकते हैं? ऑर्डिनेंसेस। ठीक है, एनी ऑर्डिनेंस हैज़ द सेम फोर्स। जो ये अध्यादेश जारी किए जाते हैं इसकी सेम शक्ति रहती है जो पार्लियामेंट लॉ बनाती है उसकी। ठीक है, बट इसमें एक कंडीशन रहती है। इसकी कंडीशन क्या रहेगी? ऑर्डिनेंस जब जारी कर दिए जाते हैं या अनाउंस कर दिए जाते हैं तो ये अगर संसद का सत्र शुरू हो गया है तो इस पर संसद का अप्रूवल लेना ज़रूरी होता है, और इसके लिए टाइम लिमिट क्या है? 6 सप्ताह, 6 वीक्स के अंदर अंदर इस पर अप्रूवल लेना ज़रूरी होता है। अगर नहीं लिया जाता है अध्यादेश पर जो पास हुआ है उसका अप्रूवल, तो ये अपने आप ही क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। क्लियर है चीज़ें? तो आर्टिकल 123 में क्या है? ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, और 213 में किसकी पावर है? 213 में गवर्नर की पावर है अध्यादेश जारी करने की। तो ये थी हमारी लॉ मेकिंग पावर। आई होप आप सबको समझ में आई होगी लॉ मेकिंग पावर। हमने कौन कौन से आर्टिकल पढ़े हैं वो भी समझ में आए होंगे आपको लॉ मेकिंग पावर के अंतर्गत। एक बार मैं आपको रिवाइज करवाना चाहूँगी, हमने कौन कौन से आर्टिकल पढ़े हैं। 80 पढ़ लिया हमने, 85 पढ़ लिया, 86, 87, 108, 111 और 123। इतने सारे आर्टिकल हैं। उनकी लॉ मेकिंग यानी कि लेजिस्लेटिव शक्तियाँ, जो उनकी हिंदी में कहेंगे विधायी शक्तियाँ। क्लियर है चीज़ें? विधायी शक्तियाँ जो कि राष्ट्रपति के पास है। कौन कौन से अनुच्छेद में? आप रिपीट करेंगे। 80, 85, 86, 87, 108, 111 और 123। ये सारी क्या है? विधायी शक्तियाँ। किसकी है? प्रेसिडेंट की है। क्या इतनी चीज़ें क्लियर है? नाउ वी विल डिस्कस द जुडिशरी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। जुडिशरी पावर्स में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं? न्यायिक शक्तियाँ। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास न्याय करने की शक्ति भी है, बट ये लिमिटेड है। देखते हैं कैसे न्याय के क्षेत्र में क्या शक्तियाँ हैं। आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट के पास कौन सी पावर है? पार्डन की, पार्डनिंग पावर है प्रेसिडेंट के पास। क्या देने की? पार्डनिंग पावर, मतलब क्षमा करने की शक्ति है। 5 तरह की पार्डनिंग पावर है किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के पास 72 में है। अच्छा, राज्यपाल के पास किस में है? राज्यपाल यानी कि गवर्नर के पास कौन से आर्टिकल में है? 161 में है। गवर्नर के पास जो ये शक्ति है वो लिमिटेड है, बट जो प्रेसिडेंट के पास ये शक्ति है गवर्नर से ज़्यादा एरिया में है, मतलब गवर्नर के पास कम है और प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर है। क्लियर है चीज़ें? तो हम डिस्कस करते हैं कैसे हैं। आर्टिकल 72 में क्या बताया गया है? पावर टू ग्रांट पार्डन। पार्डन मतलब क्षमादान की शक्ति। ठीक है, ये 72 में बताया गया है क्षमादान की शक्ति के बारे में। ठीक है, क्या बताया गया है? कितनी तरह का क्षमादान कर सकता है प्रेसिडेंट? ठीक है, रिप्रीव, ये मतलब इन आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू ग्रांट पार्डन, माफ़ी करना, रिप्रीव करना, रिस्पाइट करना, रिमिशन, सस्पेंशन एंड कम्यूटेशन ऑफ पनिशमेंट। ठीक है, तो ये क्या है? 5 तरह की शक्तियाँ हैं। ठीक है, इसमें 6 तरह की लिखी हुई है। नॉर्मली 5 तरह की होती है। पार्डन मतलब पूर्ण क्षमादान, सज़ा या दोष सिद्धि को समाप्त करना। ठीक है, मतलब कोई विशेष जो कंडीशन है उसमें क्या करना? पूरी तरह से सज़ा को माफ़ कर देना। ठीक है, रिप्रीव क्या होता है? सज़ा को कुछ समय के लिए घटाना। देखो, कुछ समय के लिए घटाना मीन्स मान लो कोई लेडी प्रेग्नेंट है,
ठीक है। अब उस लेडी का जो वो टाइम पीरियड है, उस समय के लिए उसकी सज़ा को क्या कर देना, रिप्रीव कर देना, कुछ समय के लिए टाल देना। क्लियर है चीज़ें? तो इसको क्या कहेंगे, सज़ा को कुछ समय के लिए टालना, रिस्पाइट, रियायत देना। फिर उसके बाद जब वो मतलब सज़ा पूरी हो जाएगी ना, हम रिप्रीव का ही कर रहे हैं, जब उसका टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा ना, उसकी वो नॉर्मल वाली सज़ा ही शुरू हो जाएगी। ठीक है। रियायत देना, रियायत मतलब होता है मतलब हमेशा के लिए रियायत दे देना। अब किसी को उम्र कैद की सज़ा मिली है, समय के साथ वो बूढ़ा होता जाएगा, तो कुछ कंडीशंस में उसकी सज़ा क्या हो जाएगी, कम करवा ली जाएगी अगर वो चाहेगा तो। ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, रेस्पाइट। रिमिशन, सज़ा में कमी करना। सज़ा की जो अवधि है, समय पीरियड है, जैसे 15 साल की सज़ा है, अगर उसका बिहेवियर अच्छा रहा या कुछ कंडीशंस उसकी काम करने का तरीका या कुछ भी ऐसा रहा जिसके कारण वो प्रेजेंट कर पाया अपने एविडेंसेस, तो उसकी जो सज़ा है वो क्या हो जाएगी, उस सज़ा की जो टाइम ड्यूरेशन है उसको कम कर दिया जाएगा। समझ में आया? सस्पेंशन यानी कि निलंबन, सज़ा को कुछ समय के लिए रोक देना। कम्यूटेशन मतलब परिवर्तन। अच्छा, सज़ा को की जो कंडीशन, सज़ा आपको जो सज़ा मिली है, मतलब किसी भी गिल्टी पर्सन को जो सज़ा मिली है, कम्यूटेशन क्या होता है, परिवर्तन करना। सज़ा का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या कर देना, चेंज कर देना। क्लियर है चीज़ें? कई तरह की पनिशमेंट होती है, उसके रूप को चेंज कर देना। ठीक है। क्या कहलाएगा, कम्यूटेशन। ठीक। तो ये है टाइप्स ऑफ पार्डनिंग पावर विच इज़ विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पार्डन, पूर्ण क्षमादान, रिप्रीव, स्थगन, रिस्पाइट, रियायत, रिमिशन, सज़ा में कमी, सस्पेंशन, निलंबन, कम्यूटेशन, परिवर्तन। तो ये एमसीक्यू का क्वेश्चन भी बनता है, इनमें एक और सज़ा डाल देंगे या दो कम करके कोई और दूसरी डाल देंगे और बोलेंगे राष्ट्रपति के पास कौन सी पावर नहीं है, या फिर कौन सी पावर का क्या मीनिंग है, मैच करो। क्लियर है? तो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ से बनता है। क्लियर है? आर्टिकल 103 में क्या है, आर्टिकल 103 में बताया गया डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द एमपीज, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, डिसीजन ऑन डिसक्वालिफिकेशन। मतलब जो एमपीज हैं, एमपीज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, अगर वो डिसक्वालिफिकेशन होता है तो उसको डिसीजन कौन लेगा, उसका डिसीजन राष्ट्रपति लेगा। किस आधार पर लिया जाता है, देखो चुनाव में गड़बड़ी या भ्रष्टाचार का प्रयोग किया गया है, भ्रष्टाचार या गड़बड़ी का प्रयोग किया गया है और राष्ट्रपति क्या हो गया, अयोग्य, राष्ट्रपति ने उनको क्या घोषित कर दिया गया, राष्ट्रपति के द्वारा उनको क्या घोषित कर दिया है, सांसदों को अयोग्य घोषित कर दिया है, अंडर विच आर्टिकल 103। पर उनको अयोग्य घोषित करने से पहले राष्ट्रपति किससे परमिशन लेगा, किससे परामर्श लेगा, नॉट परमिशन, परामर्श। किससे परामर्श लेगा, राष्ट्रपति चुनाव आयोग से, भारतीय निर्वाचन आयोग है ना, उससे परमिशन लेगा। ठीक है। परामर्श लेगा, सॉरी नॉट परमिशन। ठीक। क्लियर है चीज़ें? आर्टिकल 103 में क्या है, डिसक्वालिफिकेशन के बारे में बताया, किसकी डिसक्वालिफिकेशन, एमपीज़ की। ठीक है। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो ये डिसाइड करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई भी कारण से डिसक्वालीफाई हो जाता है तो उसका डिसक्वालिफिकेशन का डिसीजन कौन लेगा, प्रेसिडेंट लेगा। बट इसके लिए वो क्या करेगा, वो कंसल्टेशन करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। आफ्टर दैट वो क्या करेगा, अनाउंस करेगा। क्लियर है चीज़ें? क्लियर है? ये आपको आई थिंक 103 आर्टिकल क्लियर हुआ है। डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज़ के बारे में है ये। आर्टिकल 124 2 में क्या है, 124 क्लॉज 2 में है अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में बताया गया है। अपॉइंटमेंट का क्या मतलब है, अपॉइंटमेंट मतलब नियुक्ति करना। ये बार बार कंपटीशन के एग्जाम में आता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट कौन करता है, ये क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति करता है। पर कौन से आर्टिकल के अंतर्गत किया जाता है, आर्टिकल 124 क्लॉज 2 के अंतर्गत किया जाता है। अंडर आर्टिकल 124 क्लॉज 2 में प्रेसिडेंट अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI ऑफ इंडिया और अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। क्लियर है चीज़ें? दीज अपॉइंटमेंट्स आर मेड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस एंड द कॉलेजियम सिस्टम डेवलप्ड थ्रू द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। कॉलेजियम सिस्टम के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट क्या करेगा,
प्रेसिडेंट सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 124 क्लॉज 2 में। क्लियर है चीज़ें? आर्टिकल 217 में क्या है? हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट के बारे में बता रखा है। सुप्रीम कोर्ट की जजेस की अपॉइंटमेंट में का कौन सा आर्टिकल है? 124 क्लॉज 2। हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट आर्टिकल कौन सा है? 217। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है किसके? हाई कोर्ट के जजेस को 217 में। ठीक है, द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड द अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। क्लियर है चीज़ें? तो ये थे अपने आर्टिकल जो कि अपॉइंटमेंट से रिलेटेड थे। नेक्स्ट और लास्ट हो जाएगा जुडिशरी पावर से रिलेटेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो भी ये वीडियो सुन रहे हैं प्लीज़ आप 124 क्लॉज 2, आर्टिकल 72, आर्टिकल 213, आर्टिकल 143, ये सारे यूजीसी नेट में और अलग अलग कंपटीशन एग्जाम्स में आए हुए हैं। आरएस में भी पूछे हुए हैं, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिए। आर्टिकल 143 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 143 में एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है सलाह लेना। अगर सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की ज़रूरत पड़ती है किसको? प्रेसिडेंट को, तो कौन से आर्टिकल का यूज़ करेगा? कौन से आर्टिकल का यूज़ करेगा? आर्टिकल 143 का। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से भी कौन राय लेता है? प्रेसिडेंट राय लेता है। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत लेता है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर जुडिशरी पावर से रिलेटेड मतलब जुडिशियल से रिलेटेड कोई सलाह लेनी है तो सुप्रीम कोर्ट से लेगा। अगर अदर मैटर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड मैटर है तो उस पर सलाह लेनी है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से लेगा। जुडिशरी मैटर वाला आर्टिकल 143 है, बट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वाला आर्टिकल आप कमेंट करेंगे। ये क्वेश्चन दोनों आते हैं पेपर में। क्लियर है? अंडर 143 आर्टिकल प्रेसिडेंट में रेफर एनी क्वेश्चन of law or fact of public importance to Supreme Court of India for its opinion। क्लियर है? मतलब सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियन के लिए ऐसा कोई भी मामला अगर उनके सामने आता है तो वो सुप्रीम कोर्ट से राय ज़रूर लेंगे। बट सुप्रीम कोर्ट अगर कोई राय देती है तो इट डिपेंड्स अपॉन द प्रेसिडेंट विच इज़ बाइंडिंग और नॉट बाइंडिंग, विच इज़ नॉट बाइंडिंग टू द प्रेसिडेंट। ये डिपेंड करता है प्रेसिडेंट पे कि वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया जो सलाह है वो माने या ना माने। ये किस पे डिपेंड करता है? प्रेसिडेंट पे डिपेंड करता है। तो आर्टिकल 143 में क्या है? आर्टिकल 143 में सलाहकारी शक्ति के बारे में बताया गया है। किसकी सलाहकारी शक्ति? सर्वोच्च न्यायालय की। समरी में हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जुडिशरी पावर की हमने पढ़ा है पार्डनिंग पावर, है ना? कौन से आर्टिकल में है? 72 में है। डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में आर्टिकल 103 है। आर्टिकल 124(2) में क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस। हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट है 217 में। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो कि प्रेसिडेंट को राय देने की शक्ति है वो कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 143 में है। आई होप आपको जुडिशरी पावर्स समझ में आई है प्रेसिडेंट की। नाउ वी विल डिस्कस द फाइनेंशियल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। देखो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ एक आर्टिकल्स हैं, बस 5 से 7 मिनट का है, हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। आपका ये टॉपिक बढ़िया से विद आर्टिकल्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, प्रेसिडेंट हैज़ सेवरल फाइनेंशियल पावर्स। प्रेसिडेंट के पास ना बहुत सारी फाइनेंशियल पावर्स हैं। ठीक है, दीज आर मेनली कवर्ड। अब ये कौन कौन से आर्टिकल में कवर्ड है? आर्टिकल 109, 112, 113, 117, 267 एंड 280। देख लो कितने सारे आर्टिकल्स हैं जो प्रेसिडेंट की फाइनेंशियल पावर्स को कवर करते हैं। फर्स्टली अपने शुरू करते हैं 109 से, 109 से। 109 में क्या है? धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया बताई गई है। कोई भी धन विधेयक, ठीक है, कोई भी विधेयक है, कोई विधेयक या धन विधेयक है, ठीक है, मतलब कोई भी बिल है। अ बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा। मनी बिल, सॉरी 109 में क्या बताया गया है? स्पेशल प्रोसीजर बताया गया है मनी बिल से संबंधित। और ये फाइनेंशियल पावर होगी किसकी? राष्ट्रपति की। और लोकसभा में कोई भी मनी बिल जब प्रेजेंट किया जाएगा प्रायर इसकी अप्रूवल ली जाएगी किससे ली जाएगी? प्रेसिडेंट से ली जाएगी। क्लियर है चीज़ें? मतलब प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेने के बाद ही वो बिल पार्लियामेंट की टेबल पर प्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, अब लोकसभा से वो बिल पास हो गया, अब वो राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा क्या करेगा? सिर्फ रिकमेंडेशन, अपनी सलाह दे सकता है। ठीक है, और उसको 14 दिनों के अंदर अंदर रिटर्न करना होता है। किसको रिटर्न करना होता है? किसको? लोकसभा को रिटर्न करना होता है। उसके पास 14 डेज़ का ही समय है। तो 109 का आर्टिकल को मैंने हिंदी में भी एक्सप्लेन किया है जिससे आपको एकदम ईजी हो जाए। राज्यसभा मनी बिल को ना तो अमेंड कर सकता है ना ही वो रिजेक्ट कर सकता है। तो ये थी पावर
किस पर? आर्टिकल 109 पर धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति की पावर थी। ठीक है, राष्ट्रपति धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकता। जो प्रेसिडेंट है मनी बिल पर क्या नहीं बुला सकता? जॉइंट असेंबलीज नहीं बुला सकता। ठीक है, और धन विधेयक जो है राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही, राष्ट्रपति की जो असेंट है उसके बाद ही क्या बनेगा? कानून बनता है, मतलब पास होता है। क्लियर है चीज़ें? अच्छा, 109 में तो धन विधेयक के बारे में बताया है। एक चीज़ और बताऊंगी, 110 में क्या है? 110 आर्टिकल 110 में क्या है? आर्टिकल 110 में क्या है? धन विधेयक की परिभाषा है, ये कंपटीशन में पूछा जाता है। आर्टिकल 109 में क्या है? विशेष प्रक्रिया। भाई धन विधेयक को प्रेजेंट कैसे किया जाएगा पार्लियामेंट में? ठीक है, इम्प्लीमेंट कैसे होगा? ये सारा किसमें? 109 में। 110 में क्या है फिर? धन विधेयक क्या है? 110 में है परिभाषा धन विधेयक की। ये राष्ट्रपति से के फाइनेंशियल पावर से संबंधित नहीं है, ये मैंने जस्ट आपको बताया है। डिस्कस कर लेते हैं आर्टिकल 112, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि यूनियन बजट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, इसमें संघ यानी कि केंद्र सरकार के जो पूरे वर्ष का जो खर्चा है, एक्सपेंसेस है, ठीक है, उसका पूरी डिटेल होती है। ठीक है, पूरा बजट होता है, इसको पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये और ये क्या होता है? आर्टिकल 112 के अनुसार राष्ट्रपति संसद में, राष्ट्रपति ही रखेगा संसद में, क्या करवाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण को प्रस्तुत करवाते हैं। मतलब सरकार ने क्या एक्सपेंस किया, क्या इनकम किया, ये सारा किस में होता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होता है। और इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? राष्ट्रपति की होती है प्रेजेंट करवाने की पार्लियामेंट में। क्लियर है चीज़? क्या अनुमानित खर्चे हैं, क्या आई हुई है, ये सारी किस में है? ये सारी है आर्टिकल 112 में। आर्टिकल 113 में क्या है? 113 में क्या है? डिमांड फॉर ग्रांट्स है, अनुदान की मांग। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पूछा जाता है। इस वीडियो में मैंने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ही शामिल किए हैं, काइंडली आप इसको लास्ट तक देखें। ठीक है, डिमांड फॉर ग्रांट्स, डिमांड फॉर ग्रांट्स मतलब धन अनुदान विधेयक। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है? अनुदान की मांग। अब जैसे बजट पास हो जाता है, बजट पास होने के बाद अगर कोई खर्चे कम रह जाते हैं और कोई जो मेजॉरिटी पार्टी के नेता हैं वो खर्चों की, एक्स्ट्रा खर्चों की मांग करते हैं, तो उसे ही क्या कहा जाता है? अनुदान की मांग। अनुदान की मांग कहाँ रखी जाती है? लोकसभा में रखी जाती है। क्लियर है चीज़ें? अनुदान की मांग के लिए राष्ट्रपति की मतलब अनुमति जरूरी है। भाई हम इस अनुदान की मांग कर रहे हैं, इस डिमांड फॉर ग्रांट्स की मांग कर रहे हैं। क्लियर है चीज़ें? ठीक है, क्लियर है चीज़ें? ये 113 में क्या है? डिमांड फॉर ग्रांट्स है। ठीक है, इस पर केवल लोकसभा में ही मतदान होता है। अनुदान की मांग पर क्या होता है? लोकसभा में मतदान करती है। इस पर केवल कौन मतदान करता है? लोकसभा मतदान करती है। ठीक है, चर्चा और मतदान किसका होता है? लोकसभा का होता है। राज्यसभा में इस पर केवल चर्चा की जाती है, मतदान नहीं होता। अब देखो, अनुदान की मांग, डिमांड फॉर ग्रांट से भाई एक्स्ट्रा ग्रांट दे दी जाए। ठीक है, बट इस पर जो डिमांड पर जो मतलब पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कौन करेगा इस पर चर्चा, या फिर कौन मतदान करेंगे, कौन से सदन के लोग करेंगे? सिर्फ लोकसभा के। राज्यसभा में सिर्फ चर्चा की जाएगी भाई ये सही भी है या नहीं है। क्लियर है? अनुदान की मांग जब बिना चर्चा के सीधे मतदान कर लिया जाता है लोकसभा में, राज्यसभा में भी चर्चा नहीं हो रही, लोकसभा में नहीं हो रही, और सीधे ही मतदान हो जाता है उस पर, तो इसको अपने क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को अपने बोलेंगे गिलोटीन। क्या कहा जाता है इसको? गिलोटीन। ठीक है, ये थोड़ा सा डिटेल में आ गया, क्या कहा जाता है इसको? गिलोटीन। क्लियर है चीज़ें? आर्टिकल 117 पढ़ लेते हैं। 117 में क्या है? फाइनेंशियल बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड। जो फाइनेंशियल बिल यानी कि वित्त विधेयक है, इसको कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा? इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा फाइनेंशियल बिल को, जो वित्त विधेयक है, इसका उल्लेख है 117 में उल्लेख है, 117 क्लॉज 1 में उल्लेख है। ठीक है, इसको लोकसभा में पेश किया जाता है सर्वप्रथम, मतलब लोकसभा में लाया जाता है, इसको लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है। बट लोकसभा में प्रेजेंट करने से पहले इसको राष्ट्रपति से प्रायर कंसेंट लेनी ज़रूरी है। तो ये भी क्या है? राष्ट्रपति की एक फाइनेंशियल पावर है। प्रायर मतलब पूर्व अनुमति लेना जरूरी है। ठीक है, राज्यसभा द्वारा क्या किया जाता है? राज्यसभा द्वारा इसको संशोधित या अस्वीकृत किया जा सकता है। वित्त विधेयक भी दो तरह के होते हैं। ठीक है, वित्त विधेयक डिटेल में जाएंगे तब पता चलेगा आपको। फाइनेंशियल बिल, अभी आप ये याद रखें कि अभी के लिए इतना ज़रूरी है, फाइनेंशियल बिल पर भी राष्ट्रपति की प्रायर रिकन्सिडरेशन ज़रूरी है।
ठीक है, तो ये फाइनेंशियल पावर रहेगी किसकी, प्रेसिडेंट की। आर्टिकल 267 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कंटिजेंसी पावर। कंटिजेंसी पावर मतलब आकस्मिक निधि। 267 में क्या बताया गया है, इट इज़ प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ प्रेसिडेंट टू मीट द अनफोर्सिन और अर्जेंट एक्सपेंडिचर अंटिल पार्लियामेंट अप्रूव्स द एक्सपेंडिचर। मतलब 267 क्या है, आकस्मिक निधि एक बनाई गई है, ठीक है, पर ये राष्ट्रपति के कंट्रोल में रहती है। आपातकालीन खर्चों का उपयोग, मतलब देश में कोई फ्लड आ गया, कोई बाढ़ आ गई, कोई आपातकाल आ गया, इमरजेंसी हो गई, तो इसमें से पैसे निकाल कर यूज़ किया जाता है। तो ये था आर्टिकल 267। 267 में किसके बारे में बताया गया, कंटिजेंसी फंड या फिर आपातकालीन निधि के बारे में। आर्टिकल 280 में क्या है, आर्टिकल 280 में प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट क्या बनाएगा, प्रेसिडेंट हर 5 साल के बाद, हर 5 सालों में एक फाइनेंस कमीशन बनाया जाएगा। तो फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल किस में है, आर्टिकल 280 में, ठीक है। फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस के बारे में बताएगा, यूनियन का कौन सा टैक्स रहेगा, स्टेट का कौन सा टैक्स रहेगा, प्रिंसिपल्स गवर्निंग ग्रांट इन एड टू दी स्टेट्स, ठीक है। ग्रांट इन एड, कौन कौन सी चीज़ों पर स्टेट टैक्स कलेक्ट करेगा, कौन कौन सी चीज़ों पर स्टेट को ग्रांट्स मिलेगी, ठीक है। मेजर्स टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ लोकल बॉडीज़, मेजर्स लेगा फाइनेंशियल पोजीशंस को इम्प्रूव करने के लिए लोकल बॉडीज़ की, लोकल बॉडीज़ यानी कि पंचायती राज की फाइनेंशियल पोजीशन को इम्प्रूव करने के लिए अलग अलग स्टेप्स उठाए जाएंगे फाइनेंस कमीशन के द्वारा, ठीक है। मनी बिल, अब कुछ ये समरी बनाई है मैंने जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी। मनी बिल कहाँ प्रेजेंट किया जाएगा, लोकसभा में, प्रायर रिकमेंडेशन टू दी किसके, प्रेसिडेंट की, क्लियर है। 109 में क्या है, 109 में विशेष प्रक्रिया है, स्पेशल प्रोसीजर रिगार्डिंग टू दी मनी बिल। 110 में क्या है, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। यूनियन बजट मतलब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 112 में डिमांड फॉर ग्रांट्स, 113 में फाइनेंशियल बिल्स, 117 में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल बिल। 267 में कंटिजेंसी फंड, 280 में फाइनेंशियल कमीशन, फाइनेंस कमीशन जो हर 5 सालों में कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी यानी कि बनाई जाएगी। तो ये था हमारा होल वीडियो। किस पे था हमारा होल वीडियो, प्रेसिडेंट की पावर पे था। प्रेसिडेंट की कौन सी पावर, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर्स, ठीक है, ये पावर्स थी किसकी, प्रेसिडेंट की। तो ये डिटेल्ड वीडियो था, बहुत सारे PYQ क्वेश्चंस आए हुए हैं जो मैं साथ साथ आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ। आई होप, मुझे लग रहा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो समझ में आ रही है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स ज़रूर डालें, और ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको आने वाले समय में कौन कौन से टॉपिक्स पर वीडियो देखनी है। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड गुड बाय।